तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे कि IUCN ने स्पेसिफिकली वेस्टर्न घाट्स को क्यों यहाँ पर रेड फ्लैग किया है, तो क्या रिपोर्ट कहती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड CMS-03 जो कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में वो भी अब लॉन्च होगी। तो जीरो एनरोलमेंट स्कूल्स इंडिया में कौन सी ऐसी टॉप स्टेट्स हैं जहाँ पर जीरो एनरोलमेंट स्कूल्स पाए गए हैं। और औरंगाबाद स्टेशन जो है उसका एक नया नाम यहाँ पर दे दिया गया है। पोल्यूशन जो है प्रेग्नेंट वुमेन एंड स्पेसिफिकली फीटस को कैसे रिस्क पर डाल रहा है वो भी रिपोर्ट आई है। जनजातीय गौरव दिवस इस बार कैसे मनाया जाएगा, ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल उसके बारे में जो भूटान में ऑर्गेनाइज किया जाएगा उसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों ये लाइमलाइट में इतना ज्यादा आ रहा है। यूएस पाकिस्तान टाइज एंड कैसे इंडिया के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है, और इंडिया एशियन टाइज किस हिसाब से अभी आगे कैरी फॉरवर्ड होंगे। तो ऑल टुगेदर वील स्टार्ट विद इट। तो वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। 27 अक्टूबर करंट अफेयर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। एंड करंट अफेयर्स के साथ साथ अब आपको एक न्यू एडिशन यहाँ पर मिली है, क्योंकि अब कॉमेंट सेक्शन में एक रिक्वेस्ट आई थी कि मैं आपको बता दूं कि प्रीलिम्स के अंदर वो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किस तरीके से हेल्पफुल होने वाला है एंड मेंस में वो कैसे हेल्पफुल होगा। तो ऑल टुगेदर अब उस चीज को भी यहाँ पर डिस्कस कर लिया करेंगे। तो व्हाई हैज IUCN रेड फ्लैग द वेस्टर्न घाट्स। तो आपको पता है ये कोर एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट है। एनवायरनमेंट आपका आप कह सकते हो कि प्रीलिम्स के लिए आप बोल सकते हो कि एनवायरनमेंट में इंपॉर्टेंट है। मेंस की जब हम बात करते हैं ऑल टुगेदर तो वो किसके अंदर आता है, GS3 के अंदर आता है आपका, है ना, UPSC की जब हम बात कर रहे हैं। सो अब यहाँ पे IUCN दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 4 रिपोर्ट जो उनकी आई है उनके बेसिस पे ना उन्होंने सर्टन यहाँ पर मार्कर्स जो है वो आइडेंटिफाई किए। उन्होंने बोला कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी हमारी ऐसी ये जो साइट्स हैं, है ना, जिनको हम यहाँ पे बात करते हैं कि नेचुरली प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, तो वो अर्थ का 1% ऑफ द एरिया भी यहाँ पर कवर नहीं करती। बट जब हम स्पीशीज की बात करते हैं तो मोर देन 30% ऑफ द स्पीशीज यही 1% एरिया जो है वो सस्टेन करके बैठा है ना। तो अब ये जो रिपोर्ट है दैट इज वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 4 रिपोर्ट, उसके बेसिस पर उन्होंने यही चीज बोली कि अब जो क्लाइमेट चेंज है, टूरिज्म एक्टिविटीज है, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज है एंड रोड्स है, ये मेजरली अब प्रॉब्लमैटिक हो रही हैं एंड प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है व्हेन इट कम्स टू द यू कैन से प्रेजर्वेशन या कंजर्वेशन या सस्टेनेबिलिटी। एंड स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन किया गया हमारे मैनग्रोव्स में, स्पेसिफिकली किसका, सुंदरबंस का और वेस्टर्न घाट्स का। तो यहाँ पर बात की गई कि जो अब रिपोर्ट है उसने बेसिकली क्या किया है कि गुड कैटेगराइज किया इन्हीं नेचुरल साइट्स को आइदर एज गुड विद सम कंसर्न्स, सिग्निफिकेंट कंसर्न्स एंड क्रिटिकल। तो 4 साइकिल्स जो हैं ये असेसमेंट के लिए गए 2014 से लेकर अब 2025 तक, है ना। तो यही 4 साइकिल्स के अंदर आप पार्ट 4 जो है एज आउटलुक का देख रहे हो वो रिलीज हुआ है। तो उसके बिहाफ पे अगर आप देखो कि ये इंडिकेट करते हैं कि कितनी अर्जेंसी रिक्वायर्ड है कि नेचुरल हेरिटेज साइट्स को रोका जा सके, है ना, या बचाया जा सके। नॉट हेरिटेज साइट्स, नेचुरल हैबिटेट्स या हेरिटेज जो है ऑल टुगेदर, जो कि हमारी इन्वायरमेंटल हेरिटेज अगर हम कंसिडर करें, तो इन्हीं साइट्स को किस तरीके से, कितनी अर्जेंसी से हमें बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए एफर्ट्स लगाने की जरूरत है। तो ऑल टुगेदर यही रिपोर्ट ने आपको ये चीज बताई कि स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो गुड प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर साउथ एशिया जो है अपसर्व्ड रैपिडली ऑब्लिटरेटिंग द नेचुरल हैबिटेट्स, कि साउथ एशियन नेशंस मैक्सिमम ऐसी जगहों को जहां पर केटर करते हैं, इन हैबिटेट्स को केटर कर रहे हैं, वहां पर मैक्सिमम ऑब्लिटरेशन देख रहे हो आप नेचुरल हैबिटेट्स की, यानी कि चेंजेस, यानी कि नेचुरल हैबिटेट्स के अंदर मेजर चेंजेस यहां पर देखने को मिल रहे हैं साउथ एशियन नेशंस के अंदर। जहां पे IUCN हेरिटेज आउटलुक 4 जो ये शो बताता है कि 57% ऑफ दी साइट्स जो है उनका एक प्रिजर्वेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए एक पॉजिटिव आउटलुक नजर आता है। बाकी सारी की सारी अगर आप देखो तो 43% साइट्स जो हैं उनके अंदर सर्टन कंसर्न्स या इवन की ग्रेव डेंजर के अंदर भी उनको पाया जा रहा है। एंड मेजर रीजन उनके पीछे का यही बोला कि रोड्स एंड रेलवे नेटवर्क जो कि टॉप 5 ग्रेटेस्ट थ्रेट्स है इस नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज को, स्पेसिफिकली इन इंडिया के 2020 से पहले इन्होंने, क्योंकि 2014 से लेकर अभी तक 2025 तक के डेटा को कंपाइल किया ना 4 पार्ट्स के अंदर, तो उन्होंने बोला 2020 से पहले इतनी ज्यादा यहाँ पर डेवलपमेंट एशियन नेशंस के अंदर, साउथ एशियन नेशंस के अंदर नहीं हुआ करती थी। तो इसी वजह से अब क्या है कि जो रोड्स, रेलवेज जो है इतना बड़ा मुद्दा नहीं हुआ करता था, बट सडनली एक अपसर्ज आया डेवलपमेंट का, जिसके बाद क्या हो रहा है कि रोड्स या रेलवे नेटवर्क ऑल टुगेदर अगर हम देखें तो वो मेजर थ्रेट यानी कि टॉप 5 थ्रेट के अंदर काउंट होता है। एंड फॉरेस्ट फायर्स, हंटिंग, रोड किल, वेस्ट डिस्पोजल, एनक्रोचमेंट, इलीगल लॉजिंग, ये सारे के सारे मुद्दे ऐसे हैं जो कि इन हेरिटेज साइट्स को या नेचुरल हेरिटेज साइट्स को अब क्या कर रहा है, ऑब्लिटरेट कर रहे हैं। तो 32 एशियन साइट्स जो हैं वो गुड विद सम कंसर्न्स जो हैं यहाँ पर लिस्ट किए गए, जिनमें से 4 इंडिया के अंदर हैं, जिसमें ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया, काजीरंगा नेशनल पार्क, कलादेव नेशनल पार्क, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जो है लिस्ट किए गए। अब कंचनजंगा
अगर आप कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम के अंदर रेट किया क्या है, गुड इन कंजर्वेशन मेथड्स या आउटलुक में, वैल्यू करते हुए कि एट्रीब्यूट्स जो कि करंटली गुड कंडीशन में है एंड आने वाले टाइम में भी मे बी प्रिजर्व्ड ही रहेंगे। वेस्टर्न घाट्स जो कि एक मजाक है ऑफ फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड जो कि हिमालय से भी ओल्डर हैं, वहां पे देखोगे कि उनको सर्टन कंसर्न, सम कंसर्न्स नजर आ रहे हैं। वन ऑफ द मेजर कंसर्न उनको यहाँ पर नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स तो लगे हुए हैं, प्लस उन्होंने यहाँ पर बोला कि जो हैबिटेट है वो इस तरीके से शिफ्ट हो रहा है कि सिंस क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट तो पड़ ही रहा है वेस्टर्न घाट्स के ऊपर, तो जो लोग हैं, लोग तो एग्जिस्ट कर ही रहे हैं, बट वहाँ पे जो स्पीशीज एग्जिस्ट कर रही हैं वो लोअर ऑल्टीट्यूड से हायर ऑल्टीट्यूड की तरफ शिफ्ट होने के लिए मजबूर हो गई हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनका नेचुरल हैबिटेट पहले कैसा हुआ करता था। ठीक है, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और एंडेमिज्म जो 325 ग्लोबली थ्रेटेंड यानी कि लिस्टेड IUCN की रेड लिस्ट के अंदर स्पीशीज है वो वेस्टर्न घाट्स के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, फ्लोरा, फौना, बर्ड, एम्फीबियन, रेप्टाइल एंड फिश स्पीशीज अकॉर्डिंग टू यूनेस्को। तो इसमें अब नीलगिरी ताहर, स्टॉकी एजाइल गोट फाउंड नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, तो उसको हम नीलगिरी ताहर बोलते हैं। उसका थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया, वो कहीं और पे वर्ल्ड में नहीं मिलती बट वेस्टर्न घाट्स में मिलती है, बट मेजरली मुद्दा जो है उन्हीं को लेकर यहाँ पर आ रहा है, या स्पीशीज या बायोडाइवर्सिटी को ऑल टुगेदर लेकर आ रहा है। तो हाईली एंडेंजर्ड नॉट लीस्ट बाय हंड्रेड्स बट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो कि अभी जिनमें से सबसे रिसेंट अगर आप देखो तो 5843 करोड़ का जो कौन सा प्रोजेक्ट है, सिलहला पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो नीलगिरीज के अंडर है, जो स्पेसिफिकली तमिलनाडु को यहाँ पर प्रोवाइड करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बनाया जा रहा है, वो एक मेजर थ्रेट है। बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो है वो भी लॉन्च हो रहे हैं, तो उससे वेस्टर्न घाट्स की बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बहुत ज्यादा यहाँ पर नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। उसके अलावा गार्बेज एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर नजर में आता है कि प्लांटेशंस जो हैं वो रिप्लेस कर रहे हैं नेचुरल इकोसिस्टम्स को, क्लाइमेट चेंज जो है वो फौना को अडेप्ट करने के लिए रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हायर ऑल्टीट्यूड्स पे भेज रहे हैं। ठीक है, लोअर ऑल्टीट्यूड्स एंड हायर रीचेस, एंड इन द केस ऑफ नीलगिरी फ्लाई कैचर एंड द ब्लैक ऑरेंज फ्लाई कैचर, तो इनके केस में स्पेसिफिकली वो लोअर टू हायर ऑल्टीट्यूड में शिफ्ट नजर आता है। तो एक्सोटिक स्पीशीज जिसमें अगर आप देखोगे यूक्लिप्टस जो कि अब ऑस्ट्रेलिया से लेकर आया गया था, वो ज्यादा टेक ओवर कर रहा है एज कंपेयर टू द नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, एज फॉर सुंदरबंस उन्होंने बोला कि जहां पे टाइगर स्विम करते हैं उन्हीं मैनग्रोव्स के अंदर आप पानी के अंदर देखोगे कि सैलिनिटी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, हैवी मेटल कंटामिनेशन है, अनसस्टेनेबल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन यहाँ पर हो रही है जो कि इकोसिस्टम को ऑल टुगेदर हैम्पर करती है सुंदरबंस वाले रीजन में। एंड सी लेवल राइज, फ्रीक्वेंट स्टॉर्म सर्जेस जो है वो मैनग्रोव बायोडाइवर्सिटी को ऑटोमेटिकली कम करता जाता है। सो अब होप यहाँ पर क्या है कि इंडिया के अलावा 7 ऐसी साइट चाइना के अंदर जो कि बेस्ट प्रोटेक्टेड एंड मैनेज प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर इंक्लूड की गई, जिसमें बदैन, जरन डेजर्ट टाउन्स ऑफ सैंड एंड लेक, देन चेंगजांग फॉसिल साइट और माउंट होंगस्टन, ये 3 या 4 स्टेट जगह ही ऐसी हैं, हैबिटेट्स ऐसे हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया कि बेस्ट यहाँ पर प्रोटेक्शन की जा रही है, बेस्ट कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही हैं। तो नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है जो कि 1% से कम अर्थ का सरफेस है बट 20 से 30% के बीच में अगर आप देखोगे फ्लोरा एंड फौना को ये केटर करता है। तो जो रिपोर्ट है वो टाइमली बेसिस पे निकाली गई और उन्होंने बोला कि हमें हॉल्ट करना चाहिए बायोडाइवर्सिटी लॉस थ्रू द कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, और हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। एंड द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन जो कि अब यूनिकली प्लेस करता है कि कौन से चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, कितना उस पर पैसा लगेगा, कितना एफर्ट उसके ऊपर लगेगा, उसके बेसिस पे हम कब तक ये आइडिया लगा सकते हैं कि हम जो कंजर्वेशन है कर सकें एंड जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है उसको किस तरीके से मिनिमल किया जा सके। तो अब आपका क्वेश्चन जो है वो ये क्या कहता है, बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग: एमिशंस गैप रिपोर्ट, अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक, 6th असेसमेंट रिपोर्ट। विच ऑफ द रिपोर्ट्स अबव इज नॉट पब्लिश्ड बाय द UNEP, United Nations Environment Program? 2 and 3 only, 1 only, 1 and 4 only, D 4 only. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 4। IPCC जो है वो स्पेसिफिकली जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर बॉडी स्टैब्लिश की गई थी, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और UNEP के द्वारा 1988 के अंदर, वो स्पेसिफिकली 6th असेसमेंट रिपोर्ट को पब्लिश किया है उन्होंने। टाइम एंड अगेन अगर आप देखोगे कि जो कि अब रिपोर्ट बाय इंटर गवर्नमेंटल पैनल IPCC जो है वो डिटेल करता है कि करंट स्टेट हमारे क्लाइमेट चेंज का क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, मिटिगेशन ऑप्शंस क्या हैं, है ना। तो बेसिकली अगर आप पेरिस एग्रीमेंट में ये चीज़ देखोगे ना कि जो 1.5 डिग्री सेल्सियस वाला आइडिया दिया गया था विद रिस्पेक्ट टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, तो उसमें IPCC की ही रिपोर्ट का काफ़ी ज़्यादा हाथ था। ठीक है, तो 1988 के अंदर अगर ये इस्टेब्लिश हुई, ठीक है, तो उसके बाद से उन्होंने असेसमेंट्स मल्टीपल तरीके से, कभी टार निकाला, TAR रिपोर्ट निकाली, कभी SAR रिपोर्ट निकाली। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंगली मल्टीपल यहाँ पर तरीकों से 6th असेसमेंट रिपोर्ट
रिपोर्ट जो है इनकी लास्ट अभी आप कह सकते हो असेसमेंट रिपोर्ट का पार्ट रहा कि जो कि अब क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से मिटिगेट किया जाना चाहिए वो सजेस्ट करती है। वेराज अगर हम यहाँ पर बात करें AR6, ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे PIB का ही स्क्रीनशॉट मैंने दिया है कि अब PIB में इंडिया कैसे इस AR6 के कॉन्टेक्स्ट में अब करना चाहता है चेंजेस को, ठीक है, क्या चीज़ों को अडाप्ट करना चाहता है। रिपोर्ट क्या कहती है? एमिशंस गैप रिपोर्ट की बात करें, एनुअली पब्लिश की जाती है UNEP के द्वारा, जो कि अब यहाँ पर ये बताती है कि ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस कितनी हुई है और जो लेवल्स कितने रिक्वायर्ड है ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए या लिमिट करने के लिए एज पर द पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है, ये जो गोल्स हमारे पास दिए गए हैं। अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट यही बताता है, अडेप्टेशन गैप आपको बताया जा रहा है किसके बीच का, अब कि ग्लोबल प्रोग्रेस क्लाइमेट चेंज के ऊपर कितनी हो रही है एंड जो गैप कितना है कि कितनी रिक्वायरमेंट है उस ग्लोबल चेंज को रोकने के लिए। जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात ऑल टुगेदर कर रहे हैं तो ग्लोबल वार्मिंग में एमिशंस के बेसिस पे हमें किस तरीके से यहाँ पे गैप्स को कवर करने के लिए फाइनेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है, एफर्ट्स किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन में हमें लगाने चाहिए, उसी गैप को रिकॉग्नाइज करने के बाद AGR जो रिपोर्ट है वो पब्लिश होती है। ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक की जब बात करें UNEP के द्वारा, इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल के द्वारा यहाँ पर पब्लिश की जाती है ऑल टुगेदर, जो कि अनसस्टेनेबल रिसोर्स कंजम्पशन की यहाँ पर बात करता है एंड द नीड फॉर अर्जेंट एक्शन ऑल टुगेदर। देन सैटेलाइट फॉर आर्म्ड फोर्सेस टू बी लॉन्च्ड नेक्स्ट वीक। आर्म्ड फोर्सेस की यहाँ पे बात हो रही है तो नाम क्या है इसका? CMS-03 नवंबर 2 को ये लॉन्च होगी श्रीहरिकोटा से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से। CMS-3 कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसका नाम GSAT-7RB है। लॉन्च करने के लिए इसको अब LMV-3 को आप कह सकते हो कि थ्रू, जो कि लॉन्च व्हीकल होगा उसके थ्रू से लॉन्च किया जाएगा। तो 4400 किलोग्राम्स की ये सैटेलाइट होगी एंड ऑल टुगेदर अगर आप देखोगे तो हमारे पास LVM-3 जो है इसकी ये 5th फ्लाइट होने वाली है। इससे पहले ये आप देख सकते हो कि चंद्रयान 3 को अब ये लेकर गया था, ठीक है, स्पेस के अंदर। तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल सा है, कंसिडर द फॉलोइंग। CMS-3 इज अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, मैं ऑलरेडी आपको वैसे बता भी चुकी हूँ है या नहीं है। CMS-3 इज टू बी लॉन्च टू जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, यहाँ पर बात की जा रही है स्पेसिफिकली आर्म्ड फोर्सेज के लिए। आर्म्ड फोर्सेज में भी अगर आप देखोगे वैसे तो आर्म्ड फोर्सेज में स्पेसिफिकली यहाँ पर मेन लैंड जो इंडिया है उसको भी ये कवर करेगा, प्लस जो ओशन रीजन है उसके ऊपर इसका फोकस रहने वाला है, ओशन रीजन को भी ये कवर करेगा, वहाँ पे कम्युनिकेशन जो है सही तरीके से हो पाए वो उस चीज़ को प्रोवाइड करने के लिए CMS जो 3 है वो काम करने वाली है। एंड जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, जियोसिंक्रोनस मतलब अर्थ, जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ की सिंक्रोनिटी के बेसिस पे ये जो ऑर्बिट के अंदर घूमेगी, ट्रांसफर होती रहेगी, अकॉर्डिंगली ये डेटा भी प्रोवाइड करती रहेगी। तो मल्टीपल यहाँ पर जो आप कह सकते हो कि कम्युनिकेशन के लिए बैंड्स को इंस्टॉल किया गया है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में K बैंड, L बैंड, LA बैंड, सॉरी L बैंड, KA बैंड, KU बैंड, ये सारी चीजें डिस्कस की थी। ऑल टुगेदर इस पर कोई भी डिटेल और आती है ना लॉन्च के बाद मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करती रहूंगी कि कौन से बैंड्स इसके अंदर इंक्लूडेड है। इसरो की वेबसाइट पे भी ये चीज अवेलेबल थी, तो उसी के बेसिस पे हमने क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। देन आंसर आपका आता है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो अराउंड 8000 स्कूल्स में जीरो एनरोलमेंट एम्प्लॉय 20,000 टीचर्स। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स के अंदर स्पेसिफिकली कौन सी स्टेट्स इसके अंदर? वेस्ट बंगाल एंड इवन की फॉलोड बाय तेलंगाना। ऐसी स्टेट्स है जहां पर अब 20,000 टीचर्स ऑल टुगेदर यहाँ पर क्या किए गए हैं, वो अपॉइंट तो कर लिए गए हैं, बट वहाँ पे स्कूल्स के अंदर एनरोलमेंट्स ही नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर जीरो एनरोलमेंट्स पाई गई हैं। मीनवाइल महाराष्ट्र, हरियाणा, आप गोवा, असम, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा ऐसी स्टेट्स है जहाँ पर ऐसे कोई स्कूल नहीं पाए गए हैं। एंड मेजरली अगर आप देखोगे तो वेस्ट बंगाल के अंदर आप देखोगे कि 17,965 ऐसे टीचर्स हैं जहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ स्कूल विदाउट एनरोलमेंट, दैट इज 3,812 स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर किसी भी तरह की एनरोलमेंट नहीं पाई गई है। तो जीरो एनरोलमेंट का ये इशू जो है स्कूल एजुकेशन का एक स्टेट सब्जेक्ट होते हुए भी आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा पैसा इसके ऊपर बर्बाद हो रहा है। एंड कोई भी ऐसा स्कूल जीरो एनरोलमेंट का यूनियन टेरिटरीज की स्पेसिफिकली बात करें, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दमन, दादरा एंड नगर हवेली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दमन एंड दीव एंड चंडीगढ़ के अंदर नहीं पाया गया है। तो सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ स्कूल्स वाज इन तेलंगाना, ठीक है। सबसे पहले वेस्ट बंगाल के अंदर ऐसे स्कूल्स पाए गए, देन तेलंगाना, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश, जहां पर तेलंगाना में 1116 टीचर्स जो कि एम्प्लॉय किए गए हैं इन स्कूल्स के अंदर। मध्य प्रदेश ने एम्प्लॉय किए 223 ऐसे टीचर। उत्तर प्रदेश में भी 81 ऐसे स्कूल्स को देखा गया जहां पर जीरो एनरोलमेंट है। तो 33 लाख से ऐसे स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे ज़्यादा हैं जो कि कंट्री के अंदर अक्रॉस एनरोल्ड हैं डिफरेंट
स्कूल्स के अंदर, जहां पर 1 लाख से ज़्यादा स्कूल्स ऐसे हैं जो कि सिंगल टीचर के ऊपर डिपेंडेंट हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश हाईएस्ट नंबर ऑफ स्कूल्स को, ऐसे स्कूल्स में टीचर्स को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, यानी कि पूरा स्कूल सिर्फ और सिर्फ एक टीचर के पीछे एम्प्लॉयड है यहाँ पर, ठीक है, कि एक टीचर को एम्प्लॉय किया गया है पूरे के पूरे स्कूल के लिए। हाउएवर जबकि स्टूडेंट एनरोलमेंट इन स्कूल्स की बात करें तो सिंगल टीचर में उत्तर प्रदेश टॉप कर रहा है इस लिस्ट को, फॉलोड बाय झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। तो सिंगल टीचर स्कूल जो हैं वो डिक्रीज हुए 1,18,190 जो कि 2022-23 के अंदर थे, उसमें से 1,10,971, ठीक है, तो 71, ठीक है, 2023-2024 के अंदर, जो कि अब ड्रॉप है 6% का देखने को मिला है, यानी कि पूरे एक स्कूल के लिए एक टीचर एम्प्लॉय किए गए हैं। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे 0 एनरोलमेंट्स है, बट टीचर्स आप देख रहे हो कि मल्टीपल यहाँ पर हैं। तो सरकार के पैसे का लॉस भी है, ऑल्दो स्टेट का सब्जेक्ट है एजुकेशन की जब हम बात कर रहे हैं, बट स्टिल ऑल टुगेदर अगर हम देखें एम्प्लॉयमेंट जो टीचर्स को दी गई है वो भी इट इज़ ऑफ नो यूज़, क्योंकि फ्री का पैसा वहाँ पर उनको जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, आंसर वैसे आपको दिख गया होगा। चलो, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स और यूटीज फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट एज पर देयर लिटरेसी रेट इन 2024। तो आपकी रिसेंटली यहाँ पर रिपोर्ट आई थी 2024 के अंदर भी, एंड इवन की 2025 के मिड के अंदर भी इसको डिस्कस किया गया था, इसी डेटा को रेफर करते हुए, गोवा, नागालैंड, मेघालय एंड पुडुचेरी। तो आपको यहाँ पर हाईएस्ट से लोएस्ट के बीच में एज पर देयर लिटरेसी रेट आपको अरेंज करना है इन स्पेसिफिक, आप कह सकते हो, एरियाज में, या आप इन स्पेसिफिक स्टेट्स को, स्टेट्स और यूटीज को। द करेक्ट आंसर इज 2314। 2314 के बेसिस पे अगर हम डेटा को यहाँ पर कोट करें तो यहाँ पे आपको 2 नंबर पे क्या दिख रहा था, सबसे पहले नागालैंड, मेघालय, ठीक है, एंड गोवा एंड देन पुडुचेरी। देन हम बात करते हैं हमारे सबसे हाईएस्ट वाले रीजन के अंदर नागालैंड, ठीक है, फिर मेघालय, गोवा एंड देन पुडुचेरी। तो ऑल टुगेदर यहाँ पर नागालैंड के अंदर 95.7, मेघालय में 94.2, गोवा 93.6, पुडुचेरी में 92.7। तो ये सारी की सारी स्टेट और यूटीज यहाँ पर आपको दी गई हैं, टॉप 10 एंड लोएस्ट 10 के अंदर कौन सी फॉल करती हैं, ठीक है। तो अब औरंगाबाद रेलवे स्टेशन गेट्स न्यू नेम, तो सदर्न साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के अंदर ये फॉल करता है। तो इसी के बेसिस पे अगर आप देखो तो आपको वैसे क्वेश्चन जनरली ये भी पूछा जा सकता है कि कितने रेलवे जोन्स हैं इंडिया के अंदर, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कौन से रेलवे जोन की कैपिटल कौन सी है, उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। कौन से रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रख दिया गया है, वो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मल्टीपल तरीकों से आपको ये क्वेश्चन कोट किया जा सकता है। तो छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन इसका नाम रख दिया गया है, पहले औरंगाबाद रेलवे स्टेशन था। तो रिसेंटली अगर आप देखोगे कि 3 years आफ्टर औरंगाबाद सिटी वाज रीनेम्ड एज छत्रपति संभाजी नगर बाय द स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद अब जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम भी चेंज कर दिया गया है, नंदेड़ डिवीजन ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे जोन, CPSN इसका नाम आपको यहाँ पे IRTC की वेबसाइट पे नजर आएगा, या रेलवे टिकट से आप बुक करते हैं, ठीक है। बट उसके अलावा अगर आप देखो यहाँ पर जो कौन थे, वो सन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। तो इसी के बेसिस पे हम मराठास को लेकर एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मराठास भी क्या, जब हम बात कर रहे हैं हमारे किसकी, पेशवास की बात कर रहे हैं, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको पहले भी पूछा जा चुका है किसी भी एक स्पेसिफिक एग्जाम में, आई डोंट रिमेंबर, ठीक है। तो कंसिडर द फॉलोइंग, आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज करना है, बालाजी बाजीराव, नारायण राव, बालाजी विश्वनाथ, माधव राव 1। तो अरेंज द फॉलोइंग पेशवास इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें 3142, बालाजी विश्वनाथ हमें पता है सबसे पहले पेशवा थे, तो ये तो हम सभी को पता ही होता है कि 3 फर्स्ट एंड लास्ट सबको याद रहता है। बट उसके बाद अगर आप लास्ट भी देखोगे तो यहाँ पर नारायण राव की बात की जा रही है। नारायण राव वन ऑफ द लास्ट पेशवाज में से थे, ठीक है। तो 1 and 4 के बीच में या 4 and 1 के बीच में आप कंफ्यूज हो सकते थे, माधव राव या बालाजी बाजीराव, है ना। तो ऑल टुगेदर सिंपल क्वेश्चन था आपका, ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। आपको टेन्योर वाइज या आप कह सकते हो कि ईयर वाइज जितना उन्होंने यहाँ पर रूल किया ऑलरेडी लिस्ट दे दी गई है। देन पोल्यूशन पुट्स दिल्लीज प्रेग्नेंट वुमेन बेबीज एट रिस्क। सो बेसिक आइडिया यहाँ पर यही है कि एयर पोल्यूशन स्टडी या इवन की डॉक्टर्स के से कंसल्ट करने के बाद ये चीज़ पाई गई है कि बहुत सारी ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन हैं जो कि अब जिनको ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बहुत सारी चीज़ें बहुत कॉमनली देखी गई हैं। एंड हाइपरटेंशन का जो आप कह सकते हो केसेस, वो मल्टीपल यहाँ पर देखे जा चुके हैं। एंड हाइपरटेंशन की वजह से अगर आप देखोगे तो इवन कि इन द वूम द चाइल्ड पूप्स, तो ये एक जो साइन होता है ऑफ हाइपरटेंशन। तो इस वजह से क्या हो रहा है ऑल टुगेदर के जो प्री मैच्योर डिलीवरीज हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही है। एंड स्पेसिफिकली केसेस जो है आफ्टर दीपावली, जब ये स्मॉग लाइक जो आप कह सकते हो
आप देखते हो कि विंड्स या इवन की स्मॉग लाइक जो एयर उस टाइम पे हो जाती है कि उस वजह से देखने को मिलता है कि प्रॉब्लम ये चीज़ें जो है बार बार रिपीटेडली देख रही हैं या हो रही हैं। एंड अकॉर्डिंगली जो पोल्यूटेंट्स है पार्टिकुलेट मैटर की जब हम बात कर रहे हैं, पार्टिकुलेट मैटर में स्पेसिफिकली 2.5 एंड 10, ये दोनों की वजह से ज़्यादातर देखने को मिल रही है प्रॉब्लम्स। इवन हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, बट ऑल टुगेदर अगर आप देखो ब्रेथलेसनेस हो रही है। ब्रेथलेसनेस में ऊपर से ऑक्सीजन की जो डिमांड है एक प्रेग्नेंट लेडी की, आप सिचुएशन अगर आप देखो तो वो ऑलरेडी ज़्यादा हो जाती है, तो उसके अंदर बॉडी तो सफोकेट करती है, बेबी भी अंडर सफोकेशन यहाँ पर हो रहा है। तो अब इस वजह से उन्होंने यही बोला है कि लो बर्थ वेट बेबीज जो है वो जनरली हो रहे हैं। रिस्क यहाँ पर जो है प्री टर्म बर्थ्स का देखा जा रहा है, लो बर्थ वेट बेबीज तो है ही है। एंड इवन के ऐसा भी केस हो जाता है कि जो स्टिल बर्थ जिसमें आप बोलते हो कि बच्चा पैदा होने से पहले ही मर जाता है, वो वाले केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बेबीज फील सफोकेटेड एंड पास स्टूल इन द वॉर्म एज अ साइन ऑफ डिस्ट्रेस। इस वजह से जो सी सेक्शन है ड्यूरिंग द सीजन दे ऑल्सो सी अ राइज, कि एक सर्ज यहाँ पर बढ़ जाता है उनके केस में या सर्ज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको एक न्यूज़ बताई जा रही है कि पोल्यूशन का डायरेक्टली यहाँ पर बेबीज की हेल्थ या इवन की प्रेग्नेंट वुमेन के साथ रिस्क में प्रॉब्लम यहाँ पर क्या देखा जाता है या रिस्क क्या क्या यहाँ पर होता है। तो पोल्यूशन के केस में आप इस चीज़ को एडिशनली मेंस के अंदर भी कोट कर सकते हो जब आपको सोशल इश्यूज में इधर ये चीज़ पूछी जा सके, या इवन की मेजरली अगर आप एनवायरमेंट से रिलेटेड आपको मेंस में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस चीज़ को भी आंसर यहाँ पर कोट कर सकते हो कि न्यूज़ के अंदर ये भी चीज़ हमें देखने को मिली है कि प्रेग्नेंट वुमेन जो है स्पेसिफिकली उनके केस में ये प्रॉब्लम जो है ज़्यादातर देखने को मिल रही है। तो आप जो है केस स्टडी में एग्जाम्पल दे सकते हो इस दिल्ली के कंडीशंस का, या इस न्यूज़पेपर आर्टिकल में आपको इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड की गई है उसका एज एन एग्जाम्पल कोट कर सकते हो। तो क्वेश्चन क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी GS3 में आपका स्पेसिफिकली ये पार्ट आएगा। बेसिक साइंसेस से आपका ये क्वेश्चन है, NCERT का ही आपका ये पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा का क्या काम होता है, प्लेसेंटा जैसे जिसको आप बोलते हो ना आपका नेवल, जिसको हम नाभि बोलते हैं, वो हमें क्यों मिलती है, वो प्लेसेंटा की वजह से ही मिलती है। मतलब यानी कि जो मदर की वूम होती है उसके साइड पे ये स्टिक करती है प्लेसेंटा, जिसमें अम्बिलिकल कॉर्ड नेवल के थ्रू कनेक्ट होकर बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, तो प्लेसेंटा हम उसे बोलते हैं। तो पोल्यूशन की वजह से वो डिटैचमेंट के केसेस भी ज़्यादा देखने को मिले हैं जिस वजह से स्टिल बर्थ हो रहे हैं। तो अब आप मुझे बताओगे HCG, HPL, ईस्ट्रोजन या एंड्रोजेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एंड्रोजेंस। ठीक है, जनरली जहां पर एंड्रो वर्ड आ जाता है वो मेल्स के साथ लिंक्ड होता है। ठीक है, एंड्रो वर्ड का इन जनरल मतलब ही यहाँ पर मेल हार्मोन होता है, जो कि एक वाइटल स्टीरॉयड हार्मोन होता है मेल में, जो कि डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जिसमें फेशियल हेयर होता है, डीप वॉइस, स्पर्म प्रोडक्शन इन मेल्स, ये सब कुछ वेरी करता है एंड्रोजेंस की वजह से। ऑल टुगेदर अगर हम बात करें तो ह्यूमन क्रोनियोटिक गोनाडोट्रोपिन, जिसको हम यहाँ पर क्या बोल रहे थे, HCG, इसका मेजर काम क्या होता है कि थिकन करता है एक विमेन की यूट्रिन लाइनिंग को, जो कि सपोर्ट कर सके एम्ब्रियो की एंड बेबी की ग्रोथ को, एंड मेंस्ट्रुएशन को वो स्टॉप करता है जब प्रेगनेंसी यानी कि कंसीव करती है कोई वुमेन। ऑल टुगेदर ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन की बात कर रहे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ईस्ट्रोजन की बात करें तो वाइटल स्टीरॉयड हार्मोन फीमेल मैमेलियन रिप्रोडक्शन में, जो कि हेल्प करेगा अब बॉडीली फंक्शंस को आगे बढ़ाने के लिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए, बोन हेल्थ को, डेंसिटी को, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, जो सारी चीज़ें इंपैक्ट होती हैं इन सब चीज़ों को लेकर, उसके बेसिस पे यहाँ पे ब्रेन फंक्शन को कैसे करना है वो ईस्ट्रोजन के बेसिस पे ही डिसाइड किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हमारा बनता है। देन प्रिपेयर फॉर जनजातीय गौरव दिवस इन नवंबर सेंटर टेल स्टेट्स। तो यहाँ पर हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जनजातीय गौरव दिवस जो है वो अब किस वजह से होता है, किस कॉन्टेक्स्ट में होता है। तो हमें पता है कि बिरसा मुंडा जो कि एक ट्राइबल लीडर थे, अब वो कौन से, आप कह सकते हो कि मैं कमेंट बॉक्स में आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कौन से ऐसे पेजेंट अपराइजिंग में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उनका नाम सबसे ज़्यादा फेमस हुआ कि जो उनका नाम भगवान बिरसा मुंडा हो गया यहाँ पर। ठीक है, कौन से ऐसे पेजेंट अपराइजिंग थी जिसमें उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया। तो ऑल टुगेदर बिरसा मुंडा की 150th एनिवर्सरी जो कि निकल गई थी, उसका 155th एनिवर्सरी इस बार होगी। तो उसके बाद आप कह सकते हो कि वेरियस ट्राइबल ग्रुप्स के लिए, या इवन की PVTGs की हम स्पेसिफिकली बात करते हैं, तो सरकार जो है उसी के उपलक्ष्य में बहुत सारी आप कह सकते हो कि स्कीम्स को भी लॉन्च करती है, जिसमें स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं जो PM जनमन करके जो स्कीम है, वो कि हम टाइम एंड अगेन हम डिस्कस भी कर चुके हैं स्कीम को, है ना। तो जनमन स्कीम जो है वो PVTGs के लिए, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए यहाँ पर लॉन्च की गई है। एंड धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और आदि कर्मयोगी अभियान, इन सभी के अंडर और ज़्यादा स्कीम्स या तो हेल्प प्रोवाइड की जाएगी इस साल भी, या नई स्कीम्स इधर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। और ट्राइबल विजन 2030, ट्राइबल विलेज विजन जो है उसको यहाँ पर प्रमोट करने की बात की जा रही है, जिसके अंदर PM जनमन जो बेनिफिशरीज हैं उनको अब
थोड़ी बहुत इंटरेक्शन वीवीआईपीस के साथ प्रोवाइड की जाएगी एंड वो अपने यहाँ पर मुद्दे भी सामने रख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद स्कूल के अंदर कॉम्पिटिशन, स्कूल्स एंड कॉलेजेस के अंदर ट्राइबल हेरिटेज को डिपिक्ट करने के लिए वेरियस कॉम्पिटिशन्स को आयोजित करने का यहाँ पे सरकार ने क्या किया है, नोटिफिकेशन जारी किया है। देन आपका भूटान गियर्स अप फॉर ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल। तो पीस प्रेयर फेस्टिवल का बेसिक आइडिया क्या है, भूटान में अगर आप देखोगे कि तो बुद्धिज्म को ज्यादातर फॉलो किया जाता है, राइट, बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता है। तो वो क्या कह रहे हैं कि भूटान के आसपास जितने भी नेशंस है, इस बार अगर आप देखोगे मल्टीपल तरीके से, अगर आप म्यांमार की भी बात कर रहे हो, इंडिया की भी बात कर रहे हो, है ना, चाइना का तो चलो कॉन्टेक्स्ट ऑलरेडी चल ही रहा है, बट वो अब ऐसे टैरिफ वॉर्स यहाँ पर चल रहे हैं। तो भूटान के आसपास जितने भी नेशंस हैं सभी में यहाँ पर किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम, पॉलिटिकल प्रॉब्लम नजर आई है, इवन वॉर लाइक सिचुएशन नजर आई है। तो दे जस्ट वॉन्ट के प्रेयर सेरेमनी जो अरेंज की जा सके एंड वो भूटान के अंदर यहाँ पे कंडक्ट कराई जाएगी, ताकि उनके नेबर्स एंड आसपास, क्या आप कह सकते हो कि वर्ल्ड के अंदर एक पीस वाला स्टेटमेंट जो है भूटान की तरफ से जाए, ठीक है। कि भूटान जो है वन ऑफ दो स्टेट्स हैं जो कि अब जहाँ पर आर्मी भी नहीं एग्जिस्ट करती है ना, तो इतने ज़्यादा ये बुद्धिज्म के अंदर यहाँ पे इन्वॉल्व है एंड ऑल टुगेदर दे वांट टू प्रमोट वर्ल्ड पीस, जो कि एक अच्छा जेस्चर यहाँ पर नजर आता है। तो वर्ल्ड से आप देखोगे कि जितने भी लामाज हैं या इवन की स्कॉलर्स हैं, बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हैं, वो यहाँ पर आकर गैदर करेंगे एंड ऑल टुगेदर एक पीस सेशन या पीस सेरेमनी जो है उसे कंडक्ट कराया जाएगा। देन यूएस सीक स्ट्रॉन्गर टाइज विद पाकिस्तान बट नॉट एट इंडियाज एक्सपेंस, सेज रूबियो। तो अब जो रूबियो हैं आप देखोगे कि वो यूएस के सेक्रेटरी हैं ऑफ द स्टेट, उन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट यही दी है कि हम पाकिस्तान के साथ हमारा रिलेशन बेटर हो रहा है, बट अगर आप बात करो यहाँ पर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो वी विल नॉट बेटर आर रिलेशंस विद पाकिस्तान एट द स्टेक ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया जो है हमारे लिए ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है, बट वी थिंक कि इंडिया इतना मैच्योर है कि वो हमें ये समझ पाए कि यूएस को अब डिप्लोमेटिक रिलेशन अदर नेशंस के साथ भी रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, कि बट ऑल टुगेदर अगर हम देखें तो हम इंडिया के साथ रिलेशन को प्रेफर करेंगे व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच का कंपैरिजन। तो बट अब इसके केस में उन्होंने ये भी देखा कि हाँ, ऑयल के कॉन्टेक्स्ट में ये बोला गया कि हमने जरूर टैरिफ्स लगाए, बट इंडिया ने भी अपना स्टांस क्लियर कर दिया है कि हम बाकी ऑल्टरनेटिव्स को भी यहाँ पर चूज करेंगे, क्योंकि हमें वहाँ पर अब बिजनेस कंडक्ट करना है। बट उन्होंने ये चीज़ भी यहाँ पर बोली कि यूएस से जितना ज़्यादा आप तेल परचेज करोगे उतना ही आपको कहीं और से भी परचेज करना पड़ेगा, जस्ट टू मीट योर ग्लोबल एज वेल एज योर यू कैन से डोमेस्टिक डिमांड्स। तो अगर आप हमसे ज़्यादा खरीदोगे दैट विल बी बेटर सिचुएशन। तो इनडायरेक्टली उन्होंने ये चीज़ को भी यहाँ पर बोल दिया है। देन आपकी क्या न्यूज़ कहती है कि इंडिया एशियन टाइज मेकिंग स्टडी प्रोग्रेस, पीएम का ये स्टेटमेंट है। एशियन नेशंस में अगर आप देखोगे कि पहले 10 नेशंस हुआ करते थे एंड लेटेस्ट नेशंस में अगर आप देखोगे तिमोर लेस्टे न्यूएस्ट मेंबर है ऑफ एशियान, ठीक है। तो इंडियन एशियान के अगर आप बात करते हैं तो 10 या इवन के तो 11 मेंबर्स हो गए। तो ये 11 मेंबर्स जो है ऑल टुगेदर इंडिया के साथ यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करने की बात कर रहे हैं एंड ग्लोबल साउथ की डेवलपमेंट की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ट्रेड एंड कॉर्प की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस को बेटर करने की बात कर रहे हैं। तो एक रोड प्लान या रोड मैप जो है उसको तैयार किए जाने की बात की जा रही है, जिसका नाम क्या है, एशियन इंडिया प्लान ऑफ Action 2026-2030 to strengthen cooperation in trade, investment, education, food security and technological development। कि इंडिया और एशियन रीजन जो है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इकोनॉमी एंड कल्चर के बीच में यहाँ पर डेवलपमेंट की बात कर रहा है। तो क्लोज टाइज व्हेन इट कम्स टू हमारा जो कल्चर है, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू कि हमारी जीडीपी क्या क्या है हर एक नेशन की, उसी के अकॉर्डिंगली चाहते हैं कि ग्लोबल साउथ के अंदर इंडिया अपनी छाप छोड़े एंड जितने भी आसपास वाले जो एशियन नेशंस हैं उनके साथ एक बेटर ट्रेड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा सके, ताकि अब क्या हो, दोनों की इकोनॉमीज जो है या अब सभी एशियन नेशंस की और इंडिया की इकोनॉमी ऑल टुगेदर यहाँ पर ग्रो कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ बोली जा रही है कि वी आर स्टेडली एडवांसिंग ऑन कोऑपरेशन इन एजुकेशन, टूरिज्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ, ग्रीन एनर्जी एंड साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। तो आप देखोगे कि एशियन में जितने भी मेंबर्स हैं उनका इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा आना जाना एकदम से शुरू हो गया। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो हैं, ठीक है, वो भी उन्होंने एज अ होस्ट यहाँ पर फॉलो किया था, या आप कह सकते हो कि हमारे जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पे थे वो आए थे। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी इंडिया उन्होंने विजिट किया एंड उससे पहले फिलीपींस के प्रेसिडेंट जो है वो भी इंडिया विजिट किया उन्होंने फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के अंदर। तो ये सारे के सारे जो टाइज हैं एशियन नेशंस के साथ हमारे बेटर होते जा रहे हैं। उसी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली कैसी कोऑपरेशन करते हुए डेवलपमेंट होगी वो चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करके ट्रेड एग्रीमेंट्स जो है वो साइन किए जाएंगे एंड इकोनॉमी अकॉर्डिंगली यहाँ पर बूस्टअप होती रहेगी। तो इंडिया एशियन टाइज जो है वो आपको यहाँ पर यही चीज़ अभी बताते हैं, राइट। कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पर साइन होता है उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। देन 2026-2027 के बैचेस आपके पास अवेलेबल हैं व्हेन इट कम्स टू जनरल स्टडीज एंड ऑप्शनल्स। तो अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं इन बैचेस को तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे कॉल कर सकते हैं। सेम गोज फॉर द फाउंडेशन कोर्स ऑफ यूपीपीसीएस। तो यहाँ पर आपका एसए भी इंक्लूड कर दिया गया है। एसए इंक्लूड करने के लिए
जहाँ पे आपको FLTs फॉर एस एज वेल, GS भी आपका कवर हो ही रहा था, नॉर्मल GS एंड UP PCS का जो आपका स्पेसिफिक UP वाला पार्ट है GK का वो भी कवर हो रहा था, करंट अफेयर्स कवर हो रहे थे, मॉक टेस्ट कवर हो रहे थे। अब आपका मेंस का कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखो तो आपका एसए भी इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है, एसए भी इंक्लूड किया गया है। मतलब यहाँ पे आपको जो आपका एसए वाला पोर्शन तो है ही है, बाद में आपका डाउट क्लियरिंग सेशंस भी यहाँ पर होंगे एंड ऑल टुगेदर जो आपके सेक्शनल टेस्ट हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ओनली एट अ प्राइस ऑफ ₹19,999। तो अब आपको जो 21% डिस्काउंट है वो खत्म हो चुका है, बट स्पेसिफिक एक डिस्काउंट ऑफर मैं लेकर आई हूँ जो कि अब इस वीडियो को फॉलो करते हैं तो आपको यूज करना है कोड न्यूज़। तो आप ये न्यूज़ कोड को अगर यूज़ कर लेते हैं आपको डायरेक्टली 15% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो 15% ऑफ, ऑलरेडी 10% से ज़्यादा 5% आपको एक्सेसिवली यहाँ पर ये मेरी वीडियो के जो व्यूअर्स हैं स्पेसिफिकली उन्हीं को ये ऑप्शन यहाँ पर दी गई है, या आप सुनोगे तो आपको 15% यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। तो कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच।